जी, कहाँ तक बात पहुंची आप लोगों की? कल हम लोगों ने काम करने के लिए कहा था, प्लान किया था कि ये काम करेंगे, ठीक है? आपने 50 तक ढूंढ लिए। टॉपिक क्या था? हाँ, किस चीज़ का? मैंने किसके थे? एंटी टेस्ट प्रिपरेशन हमारा मेन शॉर्ट कीवर्ड था, ठीक है ना? तो उससे मिलाकर हम लोगों ने करने थे। या निकल गया 10 या इससे कम कितने? 10 के इतने ज्यादा तो सजेशन बॉक्स में वैसे ही आ रहे थे। अगर आप 10-15 बोगे तो एक तो ऑटो कंप्लीट में मिल रहे हैं, एक और देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पहले लिखा एक एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, ऑटो कंप्लीट में आगे 6-7, चलो लिख के एंटर कर दिया, नीचे चले गए, नीचे कितने आते हैं? 6-7 तो उधर भी आ ही जाते हैं। उसके बाद आपने ऑटो कंप्लीट वाले के दूसरे को क्लिक किया, फिर नीचे और आ जाएंगे डिफरेंट, और वो सेम मोस्टली चेंज होंगे। अभी तो मैंने सब एंटी टेस्ट लिखा है ना, जब हम लिखेंगे ना ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, उसकी वो भी आ रही थी सब कैटेगरीज में एमडी कैट और ये इस तरह की वो बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। इवन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ, ये भी है, सब कुछ उठा लेना है, यानी सारा गार्बेज वहां से उठाना है हमने। बेसिकली वो गार्बेज ही है, मैं आपको समझाने के लिए टर्म गार्बेज यूज किया है, वो गार्बेज नहीं है, वो क्या है? रेलेवेंट वर्ड्स हैं। उन रेलेवेंट वर्ड से जाकर हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, और जो चीजें हमें मिलनी है फिर हमने इनको छोड़ देना है, हमने उनको कंसीडर करना है, यानी कि वो हमें चाहिए। ये सारे सीड कीवर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड्स, यानी कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं है, ये फाइनल कीवर्ड्स हमारे नहीं है। अच्छा, आपके 10 हैं, आपके सर मैंने 15 से 20 के दरमियान किया। आपने 15 से 20 किए, ओके। 15 से 20, 50, तो मेरा ख्याल है टोटल मिलाकर 60 हो गए होंगे, है ना? आप तीनों के, ओके। आप सर 50-55 होंगे, अच्छा, लेकिन सिर्फ वो एमडी कैट एंट्री टेस्ट, मतलब कि बस एमडी कैट, एंट्री ई कैट नहीं है उसमें, और दूसरी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन नहीं है। और अब वो मेरे तक तो कोई भी नहीं पहुंचा। सर मैं सेंड कर, हाँ हाँ, करें सेंड, कोई एक चीज सामने आए ना। सर मोस्टली मैंने आपसे यही कहा था कि पीडीएफ में, हाँ इनका काफी ज्यादा कंपेयर किए जाए तो सेम ही होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन सेम नहीं है। मैंने कहा 100% सेम नहीं है। आप मीनिंग में सेम कह रहे हैं तो यही तो हम चाहते हैं। मैंने कहा अगर हम मीनिंग में सेम कह रहे हैं तो यही तो हम चाह रहे हैं, हमारा मीनिंग तो सेम ही रहना चाहिए ना, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे बीच में, मतलब एक लेंथ, पूरी लेंथ में एक सेंटेंस जो बना है उसके अंदर कोई वर्ड डिफरेंट होगा ना। तो बस यही सब कुछ हमें चाहिए पहले फेज में, ठीक है? सर ग्रुप में सेंड। ओके, अब आए जरा इधर। मैं कीवर्ड प्लानर खोलता हूँ यहाँ से, अब चलते हैं कीवर्ड प्लानर में। आ जाए। फ्रीलांसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा दिल कर रहा है ना फ्रीलांसिंग करने का, घर जाकर फाइवर पे अकाउंट बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह समझ के बनाओगे तो आ जाएगा। यूं समझ रहे हो बड़ा शुरू से सीख लिया चीज मुझे। मैंने कहा सबसे पहले सिर्फ फाइवर पे अकाउंट बनाए, सबसे पहले। अगली क्लास में मुझे आकर बताइएगा बन गया, सिर्फ अकाउंट बना कर आइएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा आगे क्या करूँ, ठीक है? एक एक करके रोज काम, छोटा छोटा सा काम करते जाओ। सर GoDaddy की वेबसाइट का पता करना था आपसे कि उसमें क्या कहते हैं, कंटेंट दूसरा डालेंगे या कुछ भी अभी बना रहे हैं डोमेन, वो हम उन्होंने फ्री दिया हमें, तो डोमेन ये क्या कह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं? GoDaddy में कंटेंट कौन सा डालेंगे, क्या बात है? नहीं, अपने अभी तो यूजर्स को व्यू नहीं हुआ होगी ना, क्योंकि हमने उसको व्यू नहीं करवाया। नहीं, मुझे समझ ही नहीं है आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या आपने कोई वेब होस्टिंग बाय की है? उन्होंने डोमेन हमें फ्री दी। आपने डोमेन परचेज किया है? परचेज नहीं की, उन्होंने फ्री दी है। अच्छा, उन्होंने आपको डोमेन परचेज फ्री दे दी, फिर क्या क्या उन्होंने? वो साइन अप बोनस होता है, साइन वही, और उससे उन्होंने किस नाम से? ये अभी सजेस्ट नहीं करा, मैंने उस टाइम फिर कैंसिल कर दी थी। ओके, फिर उन्होंने कहा था होस्टिंग परचेज करें मुझसे। ये नहीं आया था, उन्होंने कहा वेबसाइट पे अपना कंटेंट वगैरह जो भी है ना, आप वो बना के लिखें, सारा अपना वेबसाइट बनाएं, उस पे फिर उसको यूजर के लिए व्यू करवा दें। होस्टिंग के तो पैसे देने पड़ेंगे ना, ये इसका होस्टिंग तो फ्री नहीं होगी। होस्टिंग फ्री तो नहीं मिली आपको? वेबसाइट में मिलती है। नहीं, मेन प्राइमरी डोमेन के साथ, सब डोमेन के साथ नहीं। डोमेन के तो पैसे देने पड़ते हैं। मेरी जो वेबसाइट लाइव है वो 00 वेब होस्टिंग, नहीं, वो तो फ्री होगी ना, वो तो सब डोमेन है ना, उसकी नहीं हम बात कर रहे हैं, हम मेन डोमेन की बात कर रहे हैं। उसमें तो नहीं मिलता, कोई भी नहीं देता वो तो लेते हैं $40 ले रहे हैं हाँ। साल का। हाँ जी, वो तो मुख्तलिफ पैकेज है। काफी महंगा है। वो GoDaddy सबसे एक्सपेंसिव है, हाँ, ठीक है? GoDaddy सबसे, अगर आपको सस्ती डोमेन कोई लेनी है ना,
मतलब क्वालिटी पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन अगर सस्ती डोमेन लेनी है तो IT लिंक्स वालों के पास सस्ते पैकेज होते हैं, और ठीक है। सिक्योरिटी भी अच्छी है, हाँ सस्ती भी है और उनकी हाँ, उनके भी अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, नेम चीप भी है, बहुत सारी हैं। तो किसी का आप पैकेज अच्छे बड़े वाला ना लें, छोटा पैकेज ले लें टेस्टर के तौर सर पर। वो शेयर्ड में मिल जाती है $2 महीने में, हाँ वो काफी अच्छा है। हाँ, $2 का क्या मतलब होता है भला? 500 रुपये 500 रुपया महीना, और साल का कितना हुआ? साल 6,000, में मिल जाएगा, 5-6 हज़ार। इतना ही बनता है 5,000। हाँ नहीं, 5-6 हज़ार में तो अच्छी मिल जाती है। ये तो ठीक है, हाँ 5-6 हज़ार में लेकिन तो सर वो अच्छी शेयर्ड मिल होती जाती है, उसमें स्पीड का फर्क आता है। है। स्पीड का फर्क, लेकिन आप लोगों को तो जो चाहिए वो इतनी हैवी चाहिए भी नहीं है, ठीक है। और आप लोग वेबसाइट बनाओ, मैं अपनी सब डोमेन में लगा दूंगा, फिक्र ना करें, मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और जो असल सब डोमेन है, और एक 00 वेब, क्या नाम है उसका? 00 वेब है ना? 00 हाँ, बड़ी पुरानी ये सब डोमेन है, जब हम स्टूडेंट होते थे ना उस वक्त भी होती थी, ठीक है। तो इतनी पुरानी है ये वाली। तो वो इतना अच्छा सर्वर नहीं है, लेकिन मेरे पास जो, हमारे पास जो होस्टिंग होती है वो तो सही वाली क्वालिटी होस्टिंग है ना, तो उसके अंदर जो सब डोमेन्स बनी होंगी वो सब ठीक है। वो तो जब मेरा दिल करेगा मैं रिमूव कर दूंगा, जब आपकी कोर्स खत्म हो जाएगा उस वक्त रिमूव कर दूंगा। उस वक्त तक आप प्रैक्टिस करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी साइट अगर आप लोगों ने लोड करवानी हो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा उसमें सब डोमेन में। ले जी, आ जाते हैं इधर ज़रा किसी एक पे और आगे से शुरू करते हैं काम। अब हम सपोज कर लेते हैं, अब डाटा अपना शेयर किया करें ना बेटा, सब लोग शेयर किया करें। ये आपको मैं बता दूं, ये आपका कोर्स जो है ना, ये ऐसा नहीं है, ये क्लासरूम सेशंस वाला कोर्स नहीं है, बस ये ना समझें। क्लासरूम सेशंस वाला कोर्स बिल्कुल नहीं है, कि टोटल ऐसा कोर्स है कि आप समझ लो कि ये इंटर्नशिप कोर्स है। तो जो इसको इंटर्नशिप स्टाइल में करेगा ना वो सीख जाएगा, और जो इसको कोर्स स्टाइल में करेगा ना वो, उसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा इसको। अच्छा ठीक है जी, 2 आ गए हैं मुझे। अब्दुल समी की आई है और एक लोबा की आई है, ठीक हो गया। चलें जी, अब जरा खोल लूं, मैं किसी एक को खोल के देख लूं, मुझे समझ में आ जाए ना क्या किया आपने। बिल्कुल ठीक है। रिसर्चेस गुड, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स भी किया आपने यूज। अच्छा जी, मैं जरा सिर्फ कीवर्ड फिलहाल पढ़ते हैं। ई-कैट प्रिपरेशन एकेडमी, बेस्ट एनएमडी कैट, ETA पास्ट पेपर्स। अच्छा, MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, NMD कैट प्रिपरेशन, गुड। बेस्ट NMD कैट प्रिपरेशन एकेडमी, ऑनलाइन है कीवर्ड? जी सर, अच्छा गुड। उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो असल में सॉर्ट किए हैं ना इसकी जो लास्ट वाली कॉलम के हिसाब से, तो वो के नीचे चला गया। ओके ओके ठीक है, गुड। ये वर्किंग है, देखिए आपने सिर्फ वर्किंग करनी है, मतलब आप तो स्टूडेंट हैं, आपसे कोई ऐसी हाई एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए होंगे। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फिर आप खुद घर बैठ के काम कर सकते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के साथ। और कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई कोर्स कुछ नहीं कहता इंसान को, ना उसको कोई फायदा पहुंचाता है। सिर्फ उस कोर्स में अगर उसने अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए ना, तो उसकी फ्यूचर लर्निंग आसान हो जाती है, और वो खुद घर बैठ के लर्न करता है चीज़ों को। मतलब इस तरह कोर्स कॉलेज डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, वो घर बैठ के चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकता है। मतलब उसको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि ये चीज़ प्रोफेशनल है और ये चीज़ प्रोफेशनल नहीं है, तो मुझे ये चीज़ देखनी है कहाँ है, क्या है, इसका जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आप फिर खुद से। जब आप खुद सवालों के जवाब ढूंढने शुरू हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप प्रोफेशनल हो रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब जरा बात करते हैं कीवर्ड प्लानर की, और उधर चले जाते हैं टूल्स में हैं। और आज मैंने आप लोगों को एक काम और करवाना है, एक तो होस्टिंग में जाकर सर्च कंसोल बनाना सिखाना है मैंने आपको, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल बनाना सिखाना है, इसलिए इसको हम जरा जल्दी से क्विक व्यू इसका करते हैं, और फिर आपने इस पर काम करना है खुद से। पॉलिसी मैनेजर, एक्सेस सिक्योरिटी, कहाँ आ गया हूँ भाई, मैं गलत जगह आ गया हूँ। गलत आ गया ना, हमें कहाँ जाना था, प्लानिंग में जाना था, ऐसे ही है ना। इसका मेन्यू छोटा हुआ है ना, ये मोबाइल स्टाइल में मेन्यू हुआ है, इसलिए इस तरह कर रहा है हमें, अदरवाइज तो बड़ा सा नजर आ जाना था हमें। ये प्लानिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से जाएं कीवर्ड प्लानर पे, चलिए अब हम कुछ आइडियाज लेने लगे हैं इससे कीवर्ड्स के, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में जब आप ये सारी वर्किंग कीवर्ड प्लानिंग की खत्म कर लोगे ना, नेक्स्ट वीक में मैं आपसे वो लिंक शेयर करूंगा जहां से आप टूल्स बाय कर सकते हो।
ताकि आप अपनी ही कीवर्ड रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टूल का भी इस्तेमाल करें जो लोग उसे बाय करना चाहते हैं। तो अगर आप मिलकर भी बाय कर लो तो मेरा ख्याल 2500 का होगा, तो 3 लोग मिलकर ले लें, 4 लोग मिलकर ले लें। आपने प्रैक्टिस ही करनी है ना, 1 महीने के लिए लेंगे तो 1 महीने में काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हो, तो मिलकर बाय कर लें, एक ही जगह परचेज हो जाएगी, एक ही दफ़ा परचेज हो जाएगी उसकी। जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे जाएं जी। अब क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, और ये क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रोडक्ट सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, कहता है एंटर प्रोडक्ट्स, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज के मुतल्लिक है, आपकी प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विसेज क्या है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एंटर साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स, और कहता है अपनी साइट भी यहाँ पे चेक लिख दें ताकि वो अनरिलेटेड कीवर्ड को भी फिल्टर कर देगा अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, गेट रिजल्ट्स, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यूं करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ आकर हम लिखते हैं, सपोज कर रहे हैं हमने पहले वाला फेस कर लिया, ये लिखा हुआ भी आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना, लोकेशन भी आ रही है, एमडी कैट आ गया, पहले मैंने लिख दिया एमडी कैट, फिर मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है, फिर मैंने लिखा, अच्छा ये भी कीवर्ड बाद में जनरेट हुआ है एनएमडी कैट का, ठीक है, मतलब असल में उनका तो एमडी कैट है ना। अच्छा, फिर हमने लिखा एनएमडी कैट प्रिपरेशन, लिखा गया, और अभी इसका एक मेन कीवर्ड भी लिखते हैं, बाकी फिर बाद में बात करते हैं। एक और चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने सबने अपने ऑनलाइन ऐप्स बनाए होते हैं, ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, तो ज्यादातर लोगों के तो ऐप्स हैं, वो ऐप से तैयारी करवाने लगे हुए अपने, ठीक है, ऐप्स को बाय करते हैं, यानी आप उनके ऐप्स पे साइन अप होते हो, वो आपसे पैसे लेते हैं, महीने के चार्जेस लगते हैं और आप उस पर तैयारी कर सकते हो। और एक मेन कीवर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कीवर्ड जो है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, और फिर एंट्री टेस्ट क्लासेस, ठीक है, लाहौर भी डालने, ठीक है, और एमडी कैट। अब देखें ना, आपने इतना काम किया तो इसके बाद आपके बहुत सारे आइडियाज आपके ज़हन में अब क्लिक करने लगे होंगे क्या करना है। अभी हमने एक फील्ड लिया है, इसको जब हम खत्म करेंगे ना तो हम 2-3 मुख्तलिफ फील्ड्स के जो है ना कीवर्ड्स बनाएंगे असाइनमेंट के तौर पर, ताकि क्योंकि आपकी कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना, आप तो ऑप्टिमाइजर हैं, आपकी तो कोई फील्ड नहीं है, आपके पास कभी रियल एस्टेट का क्लाइंट आ जाएगा, कभी एजुकेशनल क्लाइंट आ जाएगा, कभी कमर्शियल आ जाएगा, कभी वो कोई सर्विसेज प्रोवाइडर आ जाएगा, कभी कोई एजुकेशनल आ जाएगा। तो आपने तो अपनी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बनानी है, आपको तो हर फील्ड के ऊपर सर्च करनी है, हर ग्रिप उसी वक्त होगी जब आपकी सर्च ज़्यादा होगी। जी, एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब मैं इसके आगे जितना मर्जी टाइपिंग करना चाहता हूँ, डाटा एंट्री की तरह लिखता जाऊँगा मैं अपने अंदाजे में। अब ये क्या है, ये भी कीवर्ड आइडियाज़ हैं, ये कीवर्ड आइडियाज ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई एक बिल्कुल ही नया क्लाइंट आ जाता है, सपोज करते हैं कि जिसको मैंने कभी किया ही नहीं है, एक बंदा कहता है ना मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो मैं इसी बेचता हूँ, मैं पंखे बेचता हूँ, इस तरह की चीज़ें कुछ लेकर मेरे पास आ जाता है, उसकी वेबसाइट है, मैंने इस तरह की वेबसाइट पे अगर मैंने पहले कभी काम नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जहन में तो उसके आइडियाज़ भी बहुत कम होंगे, फिर तो मुझे आइडियाज़ लेने पड़ेंगे ना, फिर तो मुझे नेट से आइडियाज़ लेने पड़ेंगे। हाँ, मैंने जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम किया होगा उनके अगर कोई बंदा मुझसे आइडियाज़ मांग रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन क्यूरीज तो मेरे जहन में अपनी होंगी, कुछ क्यूरीज मैं उनसे ले लूंगा। चलें रिजल्ट्स लें। क्या कहता है, 969 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल आ गए जी हमारे पास। ओके, इतना बड़ी चीज़ें देख के परेशान नहीं होना कि क्या उसने इतना कुछ दे दिया हमको। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, कीवर्ड बाय रेलेवेंस। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, 1000 से लेकर ये क्या है, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, वो एवरेज दिखा रहा है ना, मैं इसको जैसे ही एक्सेल में लेकर जाऊंगा तो एवरेज निकाल देगा मेरे लिए, समझ आइए बात। इसको जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, ये खुद ही निकाल कर देगा। इसने कहा ना 1000 से 10,000, तो वो खुद मुझे एक फिगर देगा,
जब मैं इसको एक्सेल की शीट में लेकर जाऊंगा तो मुझे फिगर देगा कि भाई ये फिगर इसकी है। यहाँ पर तो आपको अंदाजा दे रहा है ना, जैसे ही इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ से और लेकर जाऊंगा एक्सेल में तो ये मुझे फिगर देगा। उसके बाद देखते हैं 3 मंथ्स चेंज, मतलब 3 महीनों में इसमें क्या चेंज आई है दिखाने लगा हुआ है। कुछ 0% पे है, कुछ माइनस पे है, कुछ वैसे वैल्यू पे होगा, यानी किसी में कमी हुई है, किसी में ज्यादती हुई है, इसमें बढ़ी है। ये क्या लिखा हुआ YOY, ईयर ओवर ईयर चेंज, मंथ टू मंथ ओवर ईयर टू ईयर, ये कह रहा है वो, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंपटीशन, लो 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 और हाई लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब आ जाए आगे, ये सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक के लिए भी है और ये पेड के लिए भी है। सो आगे हमें क्या दिखाना शुरू हो गया, कुछ पेड की बातें करना शुरू हो गया, एड इंप्रेशन शेयर। देखें सर, अभी मैं इसको यहां दिखा रहा हूं, मैं इसको भी एक्सपोर्ट करके ले जाता हूं एक्सेल में। टॉप ऑफ पेज बिड, ये देखिए ये क्या कह रहा है, टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज में क्या चल रही है इसकी। टॉप ऑफ पेज का क्या मतलब है कि आपने बिड किया है ऐड में तो ये पेज के ऊपर आ रही है, तो उसका की कॉस्ट बता रहा है कि कितनी कॉस्ट इसकी पड़ रही है आपको। ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट कॉस्ट हो, क्योंकि एक्यूरेट कॉस्ट का कुछ अंदाजा नहीं है, वो तो जब आपका ऐड चलेगा उस वक्त पता लगेगा, ठीक है। जी ले जाए अब इसको जरा, ये क्या लिखा हुआ है जी ऊपर, डेट्स आ रही हैं, इन डेट्स के दरमियान आज जी। सर ये हर दिन के पैसे हैं कि महीने के पैसे? कौन से? नहीं बिड की जब बात कर रहे हैं ना 47, बिड का क्या मतलब है, पर क्लिक की बात हो रही है। नहीं मतलब एक दिन में इतने पैसे लगेंगे हमारे? नहीं एक बिड के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर इतने लगेंगे। हाँ एक क्लिक के ऊपर बता रहे हो। चलें जी, ये क्या लिखा हुआ आगे, डाउनलोड। अभी वो कह रहा है ये भी ऐड कर सकते हैं, ब्रॉडन योर सर्च ऑनलाइन, ये नहीं किया था मैंने, कर लो यार इसको भी कर देते हैं। कहाँ गए कीवर्ड्स, क्या लिखा था, ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। सर वो आगे आ गया, मेरा माउस नहीं हिल रहा, मैं वो देख रहा हूँ क्यों नहीं हिल रहा। अच्छा वो इवन नीचे नहीं जा रहा, मैं तो कोशिश करूँ कि गेट रिजल्ट पे किसी तरीके से पहुंच जाऊँ। अब देखें जरा, इसको हाइड करूँ जरा, बार खत्म हो जाए जैसे। वो आ गया नीचे, हल्का सा नजर आ रहा है, चलो पकड़ लिया इसको मैंने। हाँ चलिए अब इसको ले जाते हैं उधर एक्सपोर्ट करके, ठीक है, टाइम सेव करें अपना। ये आपको अकाउंट को प्रोटेक्शन का कह रहा है, जहां पर भी चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल हो, आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन पे काम करना है ताकि आप किसी किस्म की भी सस्पेंशन को अवॉइड कर सकें। आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन करनी है जी। ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है जी, कर दें। 970 कीवर्ड आइडियाज, ये लिखा हुआ है गूगल शीट में ले जाए, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है CSV, एक्सेल तो कहीं नहीं लिखा हुआ। जो CSV फॉर्मेट है ये एक्सेल में खुल जाता है, तो हम इसको CSV में लेकर जाएंगे तो मैं इसे एक्सेल में खोल लूंगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो तो आप गूगल शीट में ले जाएं इसको, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी एक्सेल की तरह ही ऑपरेट होगा। इस पर क्लिक करते हैं जी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, ये यहां से मेरा काम खत्म हो गया। सपोज अभी मैं जो इसकी इनिशियल वर्किंग कर रहा था, मेरा वो वाला काम यहां पे खत्म हो गया। डिजिटल मार्केटिंग जी, आगे फाइल, चलें इस पे डबल क्लिक करें। अब हमने क्या करना है, आपने देखा यहां पर बहुत डाटा था। अगर तो हम इस वक्त ऑर्गेनिक रिसर्च की बात कर रहे हैं तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ उन चीजों को रखें, बाकी कॉलम्स को रिमूव कर दें ताकि आप इजी होकर अंडरस्टैंड कर सकें। जब आप पेड ऐड की बात कर रहे होंगे तो फिर पेड वाली चीजों के भी हम साथ रख लेंगे। देखिए बहुत कुछ आ रहा है, वैसे ही समझ नहीं आ रही है क्या है भाई, इतना कुछ क्या आ रहा है इसका। इसके आगे तो कोई डाटा भी नहीं है, तो काम करते हैं, नहीं है ना कुछ इसके नीचे, देखें नहीं, इन सारों को तो पहले आखिरी वाले कॉलम्स को रिमूव कर दूं मैं फिलहाल। ये जहां पर एक वैल्यू लिखी हुई आ रही है ना, उसको मैं रहने देता हूं एक कॉलम को।
ये वाला है। अगर किसी को शॉर्टकट्स एक्सेल के आते हो यार तो बहुत अच्छा हुआ मुझे। इंटायर कॉलम, हाँ चलो मैंने इधर से कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉन्सेप्ट्स, इस पे डबल क्लिक करें जरा, मैं देखूंगा अगर आपसे रेलिवेंट इस वक्त हुआ तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। नॉन ब्रांड, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नॉन ब्रांड्स, कॉन्सेप्ट्स अदर ब्रांड्स, ठीक है। ये क्या है, टॉप ऑफ पेज, बिट नहीं, इसको नहीं चाहिए अभी फिलहाल मुझे ये भी, ओके। अब देखें जी इसका पहला कॉलम कौन सा है, कीवर्ड, इट्स ओके। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, करेंसी। अभी फिलहाल हमारा करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब देखें राउंड हो गई, यानी उधर उसने एवरेज दिखा रहा था, यहां पर उसने दिखा दिया कि एवरेज मंथली सर्चेज इसकी कितनी आ रही हैं, ये आ रही हैं। अच्छा, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू भी दिखा रहा है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू भी दिखाने लगा हुआ है हमें। लेकिन अब जब हम पेड टूल्स की तरफ जाएंगे तो जब हम पेड टूल को यूज करने लगे होंगे तो उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, हाई कंपटीशन है कि लो कंपटीशन की वैल्यू है, यानी उसमें हमें एक क्लिक के ऊपर सारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें सारे एनालिसिस अपने खुद करने पड़ेंगे। सर वो तो यूनिक सबसे बना के देते हैं। हाँ जी, यूनिक बना कर देगा आपको। अच्छा, ये जो है टॉप ऑफ बिड रेंज, इसको भी रिमूव कर दें। अभी फिलहाल हम इधर आ जाते हैं, कितने थे, बहुत सारे थे ना। 997 चलो तब कुछ थोड़ी सी आसानी में आ जाए, स्क्रीन समझ में आनी शुरू हो जाए आपको। अब ये हमारे कीवर्ड हैं। अब आप यहां पर जाएं और अपने फार्मूलाज अप्लाई करें जो हमने देखे थे। ये क्या था, मिसाल के तौर पर क्या था, KEI था ना फार्मूला। चलो जी लगाते हैं, आप ही लगाइएगा KEI, ठीक है। ये मंथली सर्चेज आ गई है इसकी, क्या था फार्मूला, इसको डिवाइड करना है रिजल्ट्स से। रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करें। यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, कहाँ से लें, सर्च करके जो ऊपर है। ऑल इन टाइटल से ले लें। यस मिसाल के तौर पर पहला कीवर्ड एक मैं करूंगा, उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे लेकर जाना है। ये है जी MD कैट, इसके कितने हैं, 50,000, सिर्फ MD कैट। क्या लिखूं, क्या लिखें, हमने देखना है कि टाइटल में MD कैट, टाइटल में देखना है, ऑल इन टाइटल लिखे ना, ऑल इन टाइटल, कॉलन और डबल कोटेशन और सिर्फ। फिलहाल MD कैट को मैं देख रहा हूं। अभी मैंने एक पहले वाली तो पहला आ रहा था, मैंने इसलिए उसको पिक कर लिया। अभी मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं किया है कि मुझे किसे पिक करना है किसे पिक नहीं करना। अभी तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, MD कैट लिख दिया। ये बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड है, वो एक वर्ड का कीवर्ड तो होता भी नहीं है। हाँ अलबत्ता आप जब MD कैट प्रिपरेशन लिखोगे तो उसमें भी MD कैट आ जाएगा, ठीक है, और इसमें MD कैट प्रिपरेशन भी आ जाएगा। अगर आप लिखोगे ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन या ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें MD कैट भी आ जाएगा और उसमें ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, यानी वो एक सिंगल वर्ड वाला कीवर्ड तो आपके हर कीवर्ड के अंदर ऐड होना ही होना है, खुद से ही ऐड हो जाना है उसमें, ठीक है। कंपटीशन कम था इसका। हाँ जी, क्या हुआ, रिजल्ट्स वो आ रही अबाउट 38,200 रिजल्ट्स आ गए। चलें जी अब एक्सेल की शीट में आ जाए। यहाँ पर क्या करना है, अब हमने डिवाइड एक फार्मूला लगा दें, क्या वैल्यू है इसकी, इसको डिवाइड करना है, मंथली सर्चेज डिवाइडेड बाई रिजल्ट्स माइनस वो कितनी थी। 38,200। इसका बेसिकली तरीका ये है कि यूं नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, एक कॉलम और ऐड कर लेना आपने, इसके साथ एक पैरेलल कॉलम और ऐड कर लें और वो किसका कॉलम होगा, रिजल्ट्स का कॉलम होगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं 38,500 था तकरीबन, 200 चलो जी 200 कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा था, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू। मैंने कहा था अगर बड़ी वैल्यू होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि इस कीवर्ड को हमें सर डिवाइड नहीं करना था। क्या किया मैंने, माइनस माइनस कर दिया मैंने, ओहो। चलो जी
बस ये वाले सारे अब आपने फार्मूला, इसका तरीका ये है कि एक ही दफा वर्किंग करके सारे रिजल्ट लिख लें, उसके बाद फार्मूला ड्रैग करें तो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बड़ी वैल्यू का मतलब है कि आपकी एक फैक्टर जो आपने कीवर्ड रिसर्च का बनाया था कि भाई ये जो 10, 15, 20, 50 ऊपर आ गए हैं ना बड़ी वैल्यू वाले, मैंने इनको कंसिडर करना है। छोटी वैल्यू वालों को बेशक एंड पे रिमूव कर दें, उनकी जरूरत नहीं है अब आपको। लेकिन ये अभी हमने एक फैक्टर चेक किया है, उसके बाद आपने ऑल इन टाइटल में चेक भी करना है। जरा एक काम करते हैं, एक दो क्लाइंट्स को मैं चेक करवाता हूँ आपको। एक हमने किया ऑल इन टाइटल, इनका जो कीवर्ड है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, एक ये कीवर्ड है, ठीक है। इस पे एंटर करते हैं और देखते हैं कितने रिजल्ट्स हैं। कितने रिजल्ट्स हैं जी? 5000। ओके, एक और लिखते हैं। आपको पता है मैंने क्या आपसे क्या क्यों दिखाई हैं ये दो चीजें, किस मकसद से दिखाई हैं? कंपटीशन। यानी कि यहीं से हमें पता लग गया कि भाई कीवर्ड का, अभी फिलहाल तो मैंने दो डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स पे जाके काम किया ना। एक एजुकेशन की डोमेन थी और एक कमर्शियल इक्विपमेंट की डोमेन थी, लेकिन हमें साफ पता लग गया। अब मिसाल के तौर पर हम यूं करते हैं, कमर्शियल को हटाएं, अब देखते हैं अब क्या है। फिलहाल सिर्फ किचन इक्विपमेंट लिखता हूं, और ज्यादा हो गया ना, इसलिए कि इसमें कमर्शियल भी आएगा, इसमें डोमेस्टिक भी आएगा, ठीक है। अब जरा देखें डोमेस्टिक का कितना है, ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अब देखें ये चीजें हैं, जब कोई क्लाइंट मुझसे रब्ता करता है ना कि एसईओ करनी है, तो ऐसे अंधाधुंध रेट नहीं देते हैं उसको। सबसे पहले उसको पूछना है भैया आपकी वेबसाइट कौन सी है, आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, आप बेच क्या चीज़ नहीं है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का कंपटीशन चेक करके फिर हमें पता लगता है कि कंपटीशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आए और हम लिख देते हैं, जरा देखते हैं इसका क्या है, डोमेस्टिक। बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि डोमेस्टिक किचन इक्विपमेंट को इस तरह वेबसाइट से टारगेट लोगों ने ज्यादा अभी तक नहीं किया हुआ। और इसका एक फायदा आपको ये भी होगा कि आप अगर बिजनेस ढूंढने लगे हुए हैं एसईओ का, तो आप डोमेस्टिक किचन इक्विपमेंट वालों को टारगेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? खुद ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा इनको? जैसे मैं लिखा है ना, मैं ढूंढूंगा कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो डोमेस्टिक किचन इक्विपमेंट पे बनी हुई हैं। मैं उनकी साइट का एनालिसिस करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये 10 वेबसाइट्स हैं जिनकी तो एसईओ हुई हुई है और बाकियों की नहीं हुई हुई है। तो बाकियों को मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के साथ या ईमेल मार्केटिंग के साथ या फिजिकली इंटरेक्ट करके उनको जाकर ऑफर दूंगा कि जनाब मैं आपकी तो वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई है, ये आपकी कंपटीटर्स हैं इनकी एसईओ हुई हुई है, वेबसाइट भी आपने बनाई हुई है, उसके बावजूद आप लिस्ट नहीं कर रहे। तो मतलब ये तरीका है इसको मार्केट करने का, इस स्किल को मार्केट करने का। या आप डोमेस्टिक वालों को अपने गूगल ऐड में टारगेट कर दें, डोमेस्टिक वालों को आप फेसबुक एड्स में दिखाएं अपने एड्स, ठीक है ना। या फेसबुक ढूंढें डोमेस्टिक वालों के सारे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मीटिंग हो पाए ना हो पाए, सबसे पहले उनके फेसबुक पे जाएं, उनसे जाकर इंटरेक्शन करें, उनको कुछ ऑफर्स दें मार्केटिंग की अच्छी। अच्छा, यही मैं आपको कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ढूंढना, यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद ढूंढेंगे आप। अब जरा रियल एस्टेट को देखें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फैशन डिजाइन को देखें। मुझे तो फैशन नहीं करना था, आप लोग बताएं क्या ढूंढना है फैशन डिजाइन नहीं मतलब क्या फैशन डिजाइन में बोल दिया हाँ मेंस, बहुत ब्रॉड फील्ड्स है। और ये चीजें जो है ना, इसकी जो आपको मिलनी है मार्केट, वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मिलेगी। यानी इसकी सेलिंग आपने अपने ग्राहक ढूंढने हैं ना, तो आपने सबसे पहले इन लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस ढूंढने हैं और इनके फेसबुक पेजेस ढूंढने हैं आपने, ठीक है। इसलिए कि ये सारे और ये सब की सब ई शॉप्स हैं, ये सब ई कॉमर्स पे होंगे। देखें नीचे भी ई कॉमर्स ही आई हैं सारी चीजें, ये सब लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू सेलिंग करने लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जिसने ये वाली चीज सेल करनी है उसने अपनी स्टैटिक वेबसाइट नहीं बनानी है।
मतलब जैसे हम देख रहे थे वेबसाइट्स को देखते हैं, स्टार्स अकेडमी की जैसे वेबसाइट देख रहा था, प्रोफेशनल किचन की, ये तो स्टैटिक वेबसाइट्स है ना, मतलब इसके अंदर सेलिंग ट्रांजैक्शन तो कोई नहीं हो रहे। ट्रांजैक्शन वाली साइट्स कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको हमें दराज स्टाइल पे बनाना है। अब जरा रियल एस्टेट को भी देखते हैं। मुझे याद करने दें इनका कीवर्ड क्या है। जी, प्लॉट्स फॉर सेल इन DHA लाहौर, ठीक है। DHA लाहौर लिखा है ना हमने, तो टारगेटेड कर दिया ना, तो कम हो गया कंपटीशन। अच्छा इधर आए जरा, इसको जरा बड़ा करें स्कोप इसका। DHA तो पाकिस्तान की हर जगह पर है ना। इसका मतलब है इन्होंने वेबसाइट ही इस तरह की बनाई हुई है, अभी इन्होंने इन कीवर्ड्स को इस पे टारगेट नहीं किया हुआ। अदरवाइज ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें है, सबसे ज्यादा। यानी कोई भी बंदा आपको, मुझे कोई बंदा कहता है ना रियल एस्टेट की हमने साइट ऊपर लानी है, तो मैं उससे कभी भी 6 से 8 महीने की कमिटमेंट नहीं करता, और मैं उससे ये कहता हूँ आप अपनी वेबसाइट की SEO करवाएं, लेकिन साथ पैरेलल अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करें। 4 महीनों में आपको आपका चैनल रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा कि आप यूट्यूब वीडियोस बनाएं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी तरह रियल एस्टेट वाले अपनी इंफॉर्मेशन की वीडियोस बनाएं रोजाना की बेस के ऊपर, कि भाई आज कहाँ पर कौन सा मकान बेच रहे हैं, कौन सा मकान सेल कर रहे हैं, वाई ब्लॉक में क्या चल रहा है, क्या प्लॉट्स के रेट नीचे आए हैं, प्लॉट्स कहाँ पर बैलेटिंग हो रही है, कहाँ पर कटिंग हो गई है। मतलब इस तरह की वीडियोस बनाएं और यूट्यूब पर लगाकर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें। इसलिए कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और बायर्स हैं वो सब यूट्यूब पर जाकर वीडियोस से पहले देखते हैं और उसके बाद बंदे के साथ कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर यही वाली वीडियोस मैं गूगल ऐड पे लगा देता हूँ तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि हमें टारगेट उसे करना है जो हमें ढूंढ रहा है। जो हमें ढूंढ रहा होगा, अगर हम उसको अपना ऐड दिखा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उसमें से 200 लोगों ने भी देखा है तो हो सकता है उसमें से 4-5 आपको फ़ोन ज़रूर कर जाए, क्योंकि वो बंदे वो हैं जिन्होंने यूट्यूब पे जाकर आपको खुद से ढूंढा है, यानी वो इंटरेस्टेड थे प्लॉट्स लेने में। एक तरीका ये कि मैं रात को बैठता हूँ, कोई टॉक शो देखता हूँ ऑनलाइन, तो उसके ऊपर ऐड आ जाता है, तो मैं उससे इरिटेट ही होता हूँ। तो मैं जैसे ही सेकंड्स का इंतजार कर रहा हूँ कि 4-5 सेकंड्स पूरे हों, तो मैं जैसे ही पूरे हो मैं इसको स्किप करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। यानी उधर से, हाँ उधर से हम ये, अगर ये हमारा माइंडसेट होगा, हमारा कुछ बजट ब्रांड अवेयरनेस का है, चलो इट्स ओके, ना चाहते हुए भी आप जोर ज़बरदस्ती लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर मैं रोज़ाना टॉक शो देखता हूँ और एक ऐड रोज़ाना मेरे सामने आ जाता है, तो 5 सेकंड के लिए तो मेरी स्क्रीन पर आता ही है, तो इसका मतलब है पहले 5 सेकंड जो है वो बहुत अहम है उस ऐड के। उस ऐड के पहले 5 सेकंड में अगर वो अपना मैसेज देना चाह रहा है जो कि लोगों को अट्रैक्ट भी कर जाए, 5 सेकंड में अगर वो मैसेज ऐसा दे सकता है कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये आपकी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, मतलब इसमें आपको व्यूज़ तो मिल जाएंगे। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती है जिन पे लाइक्स नहीं होते और कमेंट्स नहीं होते, मगर व्यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि वो इंगेज कस्टमर्स नहीं है आपके, वो आपने कैंपेन चलाई हुई है, कोई कैंपेन के थ्रू आप लोगों को दिखाने लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने साथ आज कीवर्ड कंपटीशन को भी चेक किया, और साथ में मैंने एक चीज़ और आपको बताइए क्या, कि डायरेक्ट कंपटीशन भी चेक करना है। यानी हमारे पास अगर कोई केस आता है तो हम सबसे पहले कंपटीशन चेक करते हैं, सीधा सीधा कंपटीशन चेक कर लिया कि प्रोडक्ट्स क्या हैं उसकी। मैंने उससे पूछ लिया, अगर मिसाल के तौर पर वो कहता है जी वेबसाइट तो अभी बन रही है, तो फिर मैं उसका फेसबुक पेज ले लूँगा, मैं देखूंगा कि फेसबुक पेज पे वो क्या एंगेजमेंट कर रहा है। अगर कहीं पर भी कोई एंगेजमेंट नहीं होगी तो मैं उससे कहूँगा कि अपनी प्रोडक्ट्स की कुछ तस्वीरें मुझे भेज दें। जब मुझे ये सारा मटेरियल नहीं मिलेगा तो उस सूरत में फिर मैं उससे डिस्कस करूँगा डिटेल में कि आप मुझे बताएं आपकी प्रोडक्ट्स क्या, बल्कि मैं उसको फिर सजेस्ट भी करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाएं कि अगर उसकी वेबसाइट बनी नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बंदे की वेबसाइट बनी है, मिसाल के तौर पर उसने इन्वेस्ट कर दिया हुआ और वो हमारे पास आ रहा है, तो अगर हम उनसे कहेंगे भाई पहले वेबसाइट ठीक करा लो अपनी, ठीक है, फिर तो गड़बड़ है, ना हमें काम मिलेगा ना वो करवाएगा, हमारा काम भी हाथ से जाएगा। सो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अब नए सिरे से वेबसाइट बनवाएं, हमें कोशिश यही होती है कि हम उसे कहेंगे इसी को ठीक कर लो, मतलब इसी वेबसाइट को आपने अब अपग्रेड करना है, और हम उसे नई साइट पे ना लेकर दें, कभी भी ना लेकर दें। उसे ये ना कहेंगे
एफिशिएंसी दिखाने के लिए ये नहीं कभी कहना कि यार ये तो ठीक बनी नहीं हुई है, इसको इस तरह होना चाहिए था, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट है ना एक, और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाने पे करते हैं, हालांकि गलत है। आपको इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे करनी है, और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने एसईओ पे और गूगल एड्स पे इन्वेस्टमेंट, अगर आप गूगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ गूगल की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टा की बात नहीं कर रहा। तो हमें जो अपना बजट रखना है उसमें मोस्टली बजट मार्केटिंग के लिए रखना चाहिए। इसका मतलब है मोस्टली बजट एसईओ के लिए और गूगल एड्स के लिए, क्योंकि जो भी बंदा बिजनेस करना चाहेगा, अपनी शॉप खोलेगा, तो मुझे कहेगा एसईओ कर दें, तो ऐसे तो नहीं होगा मुझे सुबह देकर जाएगा तो शाम को उसकी एसईओ हो जाएगी। ये तो एक टाइम टेकन काम है। मैं तो कहूँगा भाई 2 महीनों में तो कुछ हिलजुल नजर आएगी आपको, और 6 से 8 महीनों में कुछ बेहतर होगा, साल बाद आपके खड़े होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि साल तक उसने क्या करना है, उसे गूगल में अपीयरेंस तो दिखानी है ना, अपनी करानी है, अपीयरेंस तो उसकी होनी चाहिए गूगल में। उस वक्त फिर हम उसको गूगल ऐड पे लेंगे। हम कहेंगे आपने जब तक आपकी एसईओ नहीं हो जाती है उस वक्त तक आपको गूगल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस अपीयरेंस तो आनी चाहिए ना, मतलब कीवर्ड के अगेंस्ट वो 2 घंटों के लिए नजर आए, 4 घंटों के लिए नजर आए, 5 घंटों के लिए अपने किसी पीक टाइम पर नजर आ रहा हो कि कुछ ना कुछ तो उसको क्यूरीज जनरेट हो ना अपने बिजनेस के लिए, उसे पता लगे उसने ऑनलाइन काम किया। तो हम उसे ये कहते हैं कि आपने बजट की डिवीजन गलत की है। मतलब एक बंदा मुझे आते अक्सर आते हैं, बल्कि ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो लाख रुपया लगा चुके हैं, हम 1.5 लाख रुपया लगा चुके हैं, सारे पैसे तो हमने डेवलपर को दे दिए। तो गलत है ये प्लान, ये वाला प्लान गलत है। वेबसाइट आपको इतनी अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप वेबसाइट अच्छी बनाएं अपने बजट के मुताबिक। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो आपको अपना मोस्टली बजट 50 to 60% बजट एसईओ मार्केटिंग के हवाले से, यानी कि वेबसाइट की मार्केटिंग पे रखना होगा। बाकी का जो है ना वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे रखें कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब वेबसाइट ज़्यादा हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी वेबसाइट को लीड्स मिलें आपकी वेबसाइट को। असल चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है, अब एक बंदे से मेरी अभी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल से मेरी बात भी चल रही है, तो उसने विक्स में अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी, और मेरा ख्याल है कोई साल हो चुका है उसकी वेबसाइट को, और वो गाड़ियों के पार्ट शार्ट्स बेचता है, बहुत बड़ी वेबसाइट है मतलब। लेकिन वो ये कहता है कि जबकि मेरी वेबसाइट बनी है इसके ऊपर जो सर्चेज है ना वो 50 से ज़्यादा नहीं है, टोटल 50 सर्चेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, और कह रहे थे मेरे तो लाख से भी ऊपर लग गए हैं पैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्ट्रेटेजी सही नहीं बनाई अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। उसको जब वेबसाइट बना ली, और खासतौर पर जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ और एक आम वेबसाइट की एसईओ में बहुत फ़र्क है, स्ट्रेटेजी में फ़र्क है। ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ जो होती है वो प्रोडक्ट एसईओ होती है, यानी वो आपके पास 50 चीज़ें हैं, 500 चीज़ें हैं, 1000 चीज़ें हैं कि 10,000 आइटम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स की एसईओ आइटम बाई आइटम है, उसकी स्टैंडर्ड एसईओ नहीं कर सकते आप कोई, क्योंकि जिस बंदे ने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसे उस वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कोई भी बंदा दराज को नहीं ढूंढता, जो भी ढूंढता है, कोई माउस को ढूंढ रहा होता है, कोई फैन को ढूंढ रहा होता है, कोई लैपटॉप एक्सेसरीज को ढूंढ रहा होता है, कोई माइक को, कोई डाटा केबल को, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दराज की एसईओ की जरूरत नहीं है। एसईओ किसकी जरूरत है, जो प्रोडक्ट इसके ऊपर लगी हुई हैं उनकी एसईओ की जरूरत है। सो ये वाली एसईओ जो है ये ई कॉमर्स एसईओ। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स का जब कोई क्लाइंट आएगा, जैसे दूसरा कोई क्लाइंट आएगा, उसका हम कैसे बजट बनाते हैं, कीवर्ड्स प्लस टैब्स। मतलब उसका जब बजट बनाना होता है ना, एक कंपटीशन चेक करने के बाद कीवर्ड्स प्लस टैब के ऊपर बजट बनता है कि भाई आपके इतने कीवर्ड्स हैं और इतने टैब्स हैं। टैब्स का क्या मतलब है, होम का बटन है, आगे गैलरी का बटन है, आगे जितने भी बटन हैं, कितने बटन्स को आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो और कीवर्ड्स। लेकिन जब कोई एसईओ ई कॉमर्स वाला आता है तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये तो प्रोडक्ट एसईओ है। उनको भी नहीं पता होता है, हम उन्हें बता दें ये प्रोडक्ट एसईओ है आपकी। तो कई लोग मुझे कह देते हैं कि जनाब हमारी तो 10,000 आइटम्स हैं, तो ये कैसे होगा फिर। तो इसका तरीका ये है कि भाई फिर शुरू तो करना पड़ेगा 50 से, पहले अपनी टॉप 50 आइटम्स पकड़ लो, फिर उसके बाद 50 से आगे बढ़ो। और कोई बंदा ये कहे कि अगर 10,000 आइटम्स की एक ही दफ़ा एसईओ में कर लूँगा तो इसका मतलब है उससे तो बजट बहुत ज़्यादा हैवी बजट लगाना पड़ेगा, बहुत हाई बजट लगा के वो उस पर काम शुरू करेगा। पूरी एक टीम होगी, टीम से करेगा। अदरवाइज कम बजट में उसने करना है तो हम उससे कहेंगे यार यूँ करो, पहले 100 प्रोडक्ट्स टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 100 प्रोडक्ट्स को हम इकट्ठा टारगेट कर सकते हैं। 100 प्रोडक्ट्स को भी हमें अलग इंडिपेंडेंट एसईओ करनी है। मतलब अगर उसकी प्रोडक्ट लगी हुई है माउस की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माउस के पेज पे जाना है और इसकी एसईओ करनी है।
फिर उसकी एसईओ डाटा केबल की एसईओ करनी है, तो डाटा केबल के पेज पर जाना है और उसकी एसईओ करनी है। सो इसका मतलब ये मेहनत भी इसमें ज़्यादा होगी, काम भी इसमें ज़्यादा होगा। तो अगर आपको इसकी मिल जाए, और अगर कोई वेबसाइट वैसे ही पॉपुलर हो जैसे दराज है, अब इसको करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो बंदा अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाए उसका तरीका, बेहतर तरीका ये होता है कि वो उस बंदे से बनवाए जिसके पास एसईओ वाला बंदा बैठा हो। इसलिए कि अगर तो सिर्फ वेबसाइट बनाकर देने वाला बंदा होगा तो वो क्या करेगा, वो तो बस वेबसाइट को टाल देगा ना, कि वेबसाइट बनाकर दे देगा, इवन उसमें इंफॉर्मेशन भी ठीक तरीके से नहीं लिखी होगी, क्योंकि वो वेबसाइट की प्रोडक्ट्स उसने जब पुट करनी है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके इमेजेस और उसके टैग्स, ये जब बनाते हुए वो मैनेज कर लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कम स्पेस रह जाएगी एसईओ करने की, क्योंकि उसने बनाते हुए ये सब कुछ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अगले टॉपिक का। और अगला टॉपिक क्या है जी हमारा? अगला टॉपिक है हमारा, सर अगर कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट में अगर हमें सर्च इंजन के लिए आती है सर, उसके लिए तो काफी यानी कि टाइम लगेगा, पर वो इनकम भी तो काफी जनरेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी। ये तो अब देखें बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बजट है। एक बंदे ने ई कॉमर्स की वेबसाइट किस लेवल पे बनाई है और किस माइंडसेट से बनाई है। ठीक है, हो सकता है कई बंदे कह रहे हो कि नहीं जी हमें कम से कम 500 आइटम्स की इकट्ठी करवानी है, लाजमी बात है फिर हम से कहीं कर देंगे भाई, बजट उसी तरह का बजट बताएंगे उसको। ठीक है ना, उसको बजट बता के कहेंगे हाँ हम आपके 500 आइटम्स की करेंगे एसईओ, इतना टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, और ई कॉमर्स की एसईओ जल्दी हो जाती है, टाइम कम लगता है ई कॉमर्स की एसईओ करने में, यानी उसको रैंक करवाने में इतना टाइम नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उस पर रूटीन में अपडेट्स हो रही होती है, यानी उसमें क्या हो रहा है, आइटम्स लग रही होती है ना। और ई कॉमर्स की वेबसाइट को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपकी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो लगा दिया आपने, उसके बाद आप अपना एक सेल्स का बंदा एक रखें मार्केटिंग का, और उसे कहें कि भाई मुख्तलिफ शॉप पे जाओ और उनको जाकर ये एक फ्री पैकेज देकर आओ कि ये आपकी चीज़ों को हम अपनी शॉप पे लगाएंगे, क्योंकि अब आप जितनी चीज़ें लगाएंगे रूटीन में उतनी क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आएगा ज़्यादा। और अगर आप भी एक दफ़ा किसी से वेबसाइट साल पहले बनाई आपने, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एक साल पुरानी वेबसाइट तो ई कॉमर्स में चल ही नहीं सकती, कि चल सकती है? नहीं चल सकती ना, इसलिए कि वहां पर तो फ्री लेटेस्ट प्राइसेस चाहिए, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, बार बार आपने चीज़ें अपलोड करनी है। अब माउस की कीमत क्या है, 10 दिनों के बाद माउस की कीमत क्या होगी, रैम लगाई हुई है, रैम की प्राइस क्या होगी, मतलब सब चीज़ों की प्राइसेस टाइम टू टाइम चेंज होने लगी हुई है। तो जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंटली वेबसाइट अपडेट हो रही होती है, ये एक नेचुरल तरीका होता है क्राउलर का लाने का। हम जो एसईओ पढ़ रहे हैं ना, हम एसईओ के फैक्टर्स पूरे करके क्राउलर को लाते हैं, लेकिन जिस वेबसाइट पे काम इतना, जैसे हम कहते हैं एसईओ कि भाई यूट्यूब वीडियो की एसईओ करो तो वीडियो रैंक करेगी, लेकिन जो वीडियो वायरल हो जाती है उसकी तो एसईओ भी नहीं हुई होती, वो भी तो रैंक करती है, वो व्यूअरशिप से रैंक करती है, उसके व्यूअर्स एकदम इतने आ जाते हैं उसको एसईओ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जो भी वीडियो वायरल होगी आप उसका एसईओ स्कोर देखोगे ना, तो वो एसईओ वाली स्कोर से ज्यादा होगा, यानी कि उसने सारे स्टैंडर्ड खुद ही पूरे कर लिए हैं। मतलब एक तरीका ये वाला है, और एक तरीका ये है कि हम खुद से जोर जबरदस्ती, यानी जोर जबरदस्ती का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं और उसको टॉप पर लेकर आते हैं। ठीक है जी, चलिए हम बात करते हैं आगे। आगे की बात क्या है? सर्च कंसोल। सर्च कंसोल मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको बताया था। सर्च कंसोल में हम क्या करते हैं, आधा हिस्सा आज करते हैं, आधा हिस्सा अगली क्लास में करेंगे। सर्च कंसोल में हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल करने के लिए हम यूं करते हैं कि ये मैंने एक सैंपल के तौर पर एक वेबसाइट रखी होती है आपको बताने के लिए। ये मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं जो डोमेन भी है और इसके पास होस्टिंग भी है इसमें। ठीक है, 404 ये भी एक पेज होता है, हाँ एरर पेज, ये भी आप बना सकते हैं खुद से, ये आपको बताऊंगा कैसे बनाना है आपने। यानी बेसिकली ये है क्या कि एरर जनरेट हो रहा है, भाई पेज ही नहीं मिला उसको। इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट है, डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, मगर पेज नहीं है इसके ऊपर, इस वक्त कुछ भी नहीं इस पे पड़ा हुआ। ठीक है, होस्टिंग इसके पास मौजूद है। तो अभी मैं बताऊंगा ये कैसे, इसको मैं लाइव करूंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा। और हम सपोज कर रहे हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है इसको हमने गूगल के सर्च कंसोल में ऐड करना है। ठीक है, तो ये हम किस तरह ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, वेब सोर्स में जाते हैं जी।
वेबसोल क्या है? वेबसोल भी एक होस्टिंग कंपनी है। मेरे पास इनके अकाउंट्स है काफ़ी सारे, मतलब इसके ऊपर मैंने बहुत सारी होस्टिंग ली होती है क्लाइंट्स की। मेरे पास मुख्तलिफ होस्टिंग हैं जिन पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स की होस्टिंग है। देखिए यहाँ से आते हैं, क्लाइंट एरिया में चलते हैं। ये मैं होस्टिंग अकाउंट में आ गया हूँ अपने। वेबसोल कंपनी का नाम है, उनके होस्टिंग अकाउंट में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी सर्विसेज और डोमेन्स आ रहा है, और उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है इनवाइसेस। यानी कि 3 इनवाइसेस आई हुई हैं पेमेंट वाली, जिनकी शायद रिन्यूअल डेट आई होगी, तो उन्होंने इनवाइस भेजी हुई है कि पे करें, पेमेंट्स करें। अच्छा, इसमें ये सर्विस है, सर्विस का मतलब है होस्टिंग और डोमेन का मतलब है डोमेन, यानी कि ये होस्टिंग का एक पैकेज है इसमें, और डोमेन्स इसमें इस वक्त 4 डोमेन्स इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, सर्विसेज में जाते हैं। जब भी आप कोई डोमेन बाय करें, हाँ जी ये देखें कितने वाली सर्विस डोमेन है, 8000 वाली डोमेन है ये 8000 की बाय हुई हुई है। ठीक है, तो जब मैं आपको इसका सी पैनल दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इस 8000 में क्या सर्विसेज मिल रही हैं, मतलब इस 8000 में हमें क्या सर्विसेज मिल रही हैं पूरे 1 साल के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्टिव के बटन पे, आगे, और ये क्या लिखा हुआ है, लॉग इन टू सी पैनल। ठीक है, ये सी पैनल वो जगह है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं। आगे, अभी 2 स्टूडेंट्स ने मुझे वर्किंग भेजी है, बाकी सब स्टूडेंट्स ने मुझे भेजनी है। ठीक है, और कोशिश करेंगे जब आप एक्सेल में कोई चीज़ बनाएं या वर्ड में कोई चीज़ बनाएं तो उसको पीडीएफ करके भेजें मुझे। ठीक है, ये लीजिए मैं इस होस्टिंग में आ गया, जरा मुख्तसर से इस होस्टिंग के फीचर्स देख लें क्या है इसमें। सब डोमेन्स कितनी है, 5। कहता है इसमें आपके पास 5 सब डोमेन्स लगाने की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 5 सब डोमेन्स इसमें बनाई जा सकती है। और इस वक्त आपने कितनी यूज कर ली हुई है, 4। कहता है 4 आप ले चुके हुए हैं। समझ आ गई बात की? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पैकेज था इसके अंदर डोमेन, अभी देखते हैं डोमेन्स कितनी मुझे मिली हैं। सब डोमेन्स इसमें मुझे फ्री कितनी मिली हैं, साथ 5 इस पैकेज में। ठीक है, नीचे आए जरा, और जो आपसे रेलिवेंट चीज़ है वो देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, एड ऑन डोमेन्स। एड ऑन डोमेन्स का क्या मतलब है? एड ऑन डोमेन्स का मतलब ये होस्टिंग का और डोमेन का कॉन्सेप्ट सबको है ना, क्या होती है डोमेन और होस्टिंग? सर बता दे थोड़ा सा। देखें, मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बना ली है, ऑफ साइट वेबसाइट बनाई है। अब मैं उस वेबसाइट को लाइव करना चाहता हूँ। उस वेबसाइट को लाइव करने के लिए मुझे स्पेस की भी ज़रूरत है, और उस वेबसाइट को लाइव करने के लिए इंटरनेट पर मुझे नाम की भी ज़रूरत है। आपका जो नाम है वो डोमेन है, और जो आपकी स्पेस है वो होस्टिंग है। ठीक है, समझ आ गई बात की? यानी मैंने नाम परचेज करना है, और नाम के साथ मैंने होस्टिंग परचेज करनी है। अगर आप .com का नाम लेते हैं होस्टिंग के साथ, मतलब मैं होस्टिंग का पैकेज लेता हूँ और मैं साथ .com लेता हूँ, तो .com होस्टिंग के साथ फ्री मिल जाती है आपको। मतलब इस पैकेज में मैं जब डोमेन को रिन्यू करवाता हूँ, होस्टिंग को रिन्यू करवाता हूँ, तो इसके अंदर मुझे डोमेन की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डोमेन इसी नाम की हमें .com में मिली हुई है। लेकिन अगर आपकी डोमेन .com में अवेलेबल ना हो तो लाजमी बात है फिर उस नाम के अलावा किसी और नाम पे जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी और नाम पे जाएंगे, ठीक है, यानी आप .com पे नहीं आते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे नाम नहीं मिलता, मैं PK पे चला जाता हूँ, मैं ORG पे चला जाता हूँ, मैं नेट पे चला जाता हूँ, ये मुझे पे करना पड़ेगा। एक चीज़ नंबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब है एक तो डोमेन हो गई, एक होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है कि भाई मेरी वेबसाइट है, जैसे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दी हुई है, 5 MB की वेबसाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेबसाइट को ऑनलाइन होने के लिए किसी सर्वर के ऊपर 5 MB की स्पेस की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए। लेकिन याद रखें, जो कोडिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं उनकी स्पेस कम होती है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं उनकी स्पेस कोडिंग वाली स्पेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होती है। सो कोडिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट का कभी भी 10 MB की वेबसाइट नहीं हो सकती,
वो ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी, इसलिए कि उसके अंदर जो कुछ भी है, थीम्स हैं वो भी अलग फाइल्स की सूरत में है, और प्लगइन्स हैं वो भी अलग फाइल्स की सूरत में, मतलब जो जो कुछ है सब फाइलों की सूरत में है। सो वो वाली वेबसाइट बड़ी हो जाएगी आपकी, हो सकता है 200 MB में चली जाए, 400 में चली जाए, 500 में चली जाए, 1 GB में चली जाए, जा सकती है। और उसके लिए आपको रैम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब रैम का क्या मतलब है, मतलब मेरे कंप्यूटर में भी रैम है, आपके लैपटॉप में भी रैम है। इसी तरह जिस सर्वर पर मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट कराया हुआ है उधर से चल रहा है ना डाटा, तो हमारे पास उधर से आ रहा है। तो अगर उस जगह पे रैम कम होगी या हमारी वेबसाइट को कम मेमोरी मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेबसाइट स्लो चलेगी। तो यानी जब हमने वेबसाइट बाय करनी होगी, होस्टिंग लेनी होगी, हमें ये भी देखना है, और ये चीज़ नहीं बताते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में पता लगती है जब आपकी वेबसाइट स्लो होती है। फिर आप अपने पैकेज को देखते हैं जाकर, तो कहीं छुपा पड़ा होता है कि भाई इसके अंदर रैम कितनी मिल रही है आपको, ठीक है। तो रैम खास तौर पर अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको ज़्यादा रैम लेनी है, यानी कम रैम नहीं लेनी, मतलब कम अज़ कम मिनिमम भी 1 GB रैम पे जाना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की होस्टिंग एक्सपेंसिव हो जाएगी खुद ही, ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्ड CMS की वेबसाइट जो भी लगेगी उसकी होस्टिंग, अब जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए अगर आपको कोई होस्टिंग लेनी हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो हैवी नहीं है, मतलब मैंने आपको 4 MB में दी है फाइल, अगर आप उसमें कुछ तस्वीरें और भी ले लेते हैं तो हो सकता है वो 25 में चली जाए, वो 50 में चली जाए, ऐसे ही है ना। बहुत जोर लगाएंगे तो 100 MB में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा डाटा, क्योंकि हमने कॉम्प्रेस इमेजेस वहाँ पे लगाने हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें आप वर्डप्रेस में बनाओगे तो वो बिटवीन 500 to 1 GB में जाएगी, तो इसका मतलब उसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा चलेगा, अब ये जो एड एंड डोमेन है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि आपने एक होस्टिंग बाय की तो उसके साथ आपने क्या किया, एक डोमेन लगा दी, ऐसे ही है ना। लेकिन इस पैकेज में हमें क्या मिल रहा है, वो कह रहा है आपके पास ये होस्टिंग है, इसमें आप एक से ज़्यादा डोमेन्स अटैच कर सकते हैं। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर 5 डोमेन्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि मुझे 5 होस्टिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन जब मैंने ये वाला पैकेज 8000 का जो बाई किया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या मिल रही है, टोटल कितनी डोमेन्स मिल रही हैं जी, एड इन डोमेन्स कितनी है, 5 एड इन डोमेन्स हैं, तो इसका मतलब है एक तो अपनी वाली भी है ना, तो टोटल 6 डोमेन्स हो गई, तो पैसे भी सेव होंगे आपके, यानी आपकी 5 सब डोमेन्स नहीं, एड एंड डोमेन्स 5 है कि कितनी थी इसमें, 2 नहीं इसमें 5 है ना, एड एंड डोमेन्स की कैपेसिटी 5 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी को चार्ज भी कर सकते हैं अपनी इस होस्टिंग में, मतलब 2-3 बंदों को मैं चार्ज करके अपनी होस्टिंग दे सकता हूँ, ठीक है। और इसमें कितनी लगेंगी, 2, और ऊपर सब डोमेन्स कितनी थी, 4। याद रखें जब हम किसी डोमेन, अब आपको एड एंड डोमेन का पर्पस समझ में आया क्या है, मकसद क्या है, कि मतलब मैंने अपनी वेबसाइट, मेरे पास 5 वेबसाइट्स हैं, मैंने एक होस्टिंग परचेज की और उस होस्टिंग में उसने कहा कि भाई इसमें एक वेबसाइट तो आपको मिलेगी ना जो आप खुद बता रहे हो, इसके बाद मैं इसको 4, 5, 3, 2 एक्स्ट्रा डोमेन्स भी दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है, मतलब जैसे मैं कहूँ मेरे 5 क्लाइंट्स हैं और मैंने एक होस्टिंग परचेज की और एक होस्टिंग मैंने सबको अटैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सब ने मुझे होस्टिंग की पेमेंट की होगी, लेकिन मैंने होस्टिंग की जो पेमेंट की वो वंस की, एक ही दफ़ा की है ना, मैंने 5 दफ़ा तो होस्टिंग की पेमेंट नहीं की, मैंने बड़ा प्लान खरीदा हुआ है, तो यहाँ से भी बचत हो सकती है। तो लेकिन ये जो एड इन डोमेन्स हैं, याद रखिएगा इस जगह पर लॉजिकली ये सब डोमेन्स बनी होती हैं, यानी अगर मैंने अभी आपको एक डोमेन दिखाई है najibsolutions.com, आपको वो सब डोमेन तो नहीं लग रही थी, सब डोमेन तो नहीं थी, वो किधर है बोला, दोबारा लिख देता हूं। आपको लग रहा है कि ये सब डोमेन है, भाई सब डोमेन क्या होती है, क्या होगा, खामोशियां इतनी क्यों है। सब डोमेन क्या होती है, डोमेन के एक और वेबसाइट खोलो, ये ले एक और वेबसाइट लिखी मैंने, स्क्रीन पर देखें नाम इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckitchen.org, उसका नाम क्या लिखा हुआ था, najibsolutions.com। अब दोनों के नाम में कुछ फर्क फील हो रहा है आपको, क्या फर्क फील हो रहा है, जैसे आप
आपने www पे जाकर अपनी वेबसाइट होस्ट कराई हुई है ना, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है ये कहाँ पे होस्ट हुई है, dckitchen.org के ऊपर। जिसका मतलब क्या हुआ कि dckitchen.org की आगे से क्या है, ये सब डोमेन है। लेकिन नजीब सॉल्यूशंस जो है वो सब डोमेन नहीं है, वो तो मेन डोमेन है। लेकिन जब हम cPanel में हैं और आप एक डोमेन को भी ऐड कर रहे हैं, एडिंग डोमेन को ऐड कर रहे हैं, तो उसके पास वो क्या बनेगी, उसके पास क्या बनेगी, वो सब डोमेन बनेगी। यानी उसके लिए वो सब डोमेन होगी सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर वाइज सब डोमेन होगी। लेकिन जब कोई बंदा उसको विजिट करेगा तो वो क्या होगी, डोमेन ही होगी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? और सब डोमेन का पहचान क्या है, हमें पता कैसे लगती है कि भाई ये जो वेबसाइट लाइव हुई है सब डोमेन में है कि मेन डोमेन में है? .com जो सिंपल दिखा, असल में डॉट एक्सटेंशन लग जाती है उसके नाम के बाद और उसके बाद डोमेन आ रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ आ रही है dckitchen.org, असल में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये डोमेन है। और जो इससे पहले वाला पार्ट है वो क्या है, वो सब डोमेन है। इसकी सब डोमेन बनी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेबसाइट बनाएं, आप सारों की वेबसाइट में लाइव कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में कहाँ पे लिखा करूंगा, इस जगह पे। आगे मेरी वाली वेबसाइट होगी, इधर आपकी वेबसाइट होगी, तो जिसकी वेबसाइट लिखूंगा उसी का डाटा उस पर आ जाएगा। समझ आ गई है बात? यानी लेकिन एक और चीज दूसरी बात मैंने बताई है वो क्या है, अब हमारे पास एक ऑप्शन मिल रही है कि होस्टिंग है, उसमें 4 एडिंग डोमेन्स लग सकती हैं और 5 सब डोमेन्स लग सकती हैं। तो अगर मैं उन 4 की 4 एडिंग डोमेन्स को यूज करता हूं तो इसका मतलब है वो 4 सब डोमेन में भी चली जाएंगी। जब मैं वो 4 एडिंग डोमेन्स लगाऊंगा तो मेरे पास सब डोमेन की ऑप्शन कितनी बच जाएगी फिर, 1, क्योंकि टोटल मेरे पास वहां पर 5 सब डोमेन्स लग सकती थी। तो मैंने क्या किया, 4 तो एडिंग डोमेन्स ही लगा दिए हैं, तो वो जो एडिंग डोमेन उसके पास बनेगी वो एज ए सब डोमेन बनेगी, उसकी कैटेगरी में वो सब डोमेन के तौर पर बन रही होगी, लेकिन असल में वो एडिंग डोमेन होगी। ठीक है, सो अभी मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिया कि एडिंग डोमेन और सब डोमेन क्या होती है। सो अगर आप एक होस्टिंग परचेज करें, इसका मतलब आपको एक और चीज समझ में आई होगी कि आप सब मिलकर अगर ग्रुप की सूरत में एक ही होस्टिंग परचेज करें, ऐसी परचेज करें जिसके अंदर आप सबकी 5 डोमेन्स की एडिंग डोमेन्स की ऑप्शन हो, तो आपको सब डोमेन में जाना नहीं पड़ेगा। बल्कि और मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पैकेज है, अगर इसी पैकेज को हम कंसीडर करें कि 8000 का पैकेज है, तो इसी को अगर हम डिवाइड कर लें 5-6 लोगों पे या 3-4 लोगों पे या 2-3 लोगों में, तो वो 1 साल के लिए उनके हिस्से में इतनी पेमेंट आएगी, लेकिन उनकी सब डोमेन्स नहीं होगी, बल्कि उनकी डोमेन ही होगी, मेन डोमेन ही उनकी चल रही होगी। लेकिन सिर्फ इतना फर्क होगा कि उनका cPanel जो है वो कॉमन होगा, कॉमन cPanel उनका एक ही चल रहा होगा। यानी फाइल जहां पर अपलोड हो रही है वहां पर ये फोल्डर्स बने होंगे, एक ही पब्लिक HTML होगा और उसके अंदर हर किसी का अलग-अलग फोल्डर। यानी इसका मतलब क्या होगा कि सीक्रेसी नहीं होगी, प्राइवेसी नहीं होगी, एक ही जगह पर होगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 क्लाइंट्स को दिया हुआ है और क्लाइंट मुझे कह देता है मुझे cPanel शेयर करें मेरा, ऐसी सूरत में हम किसी को cPanel नहीं दे सकते। cPanel हम सिर्फ उसको देंगे जिसकी एक होस्टिंग होगी और एक डोमेन होगी। ऐसे तो नहीं 4 क्लाइंट्स हैं तो 4 में से मैं चारों का ही डाटा दिखा दूं, ऐसे तो नहीं मुमकिन हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी सूरत में जो लोग यूं करते हैं वो फिर cPanel शेयर नहीं करते, वो कहते हैं cPanel नहीं आपको दिखाएंगे। ठीक है, cPanel में अगर आपने कोई काम भी करना है तो हमसे करवा लें, यानी आपने कोई चीज अपलोड करनी है, कोई चीज रिमूव करनी है, कुछ अपडेट करना है तो हमसे करवाएं। ठीक है जी, आज आप लोग लेट आए थे तो